हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12th का। हमने एक नई यूनिट देखी थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके आगे हर्डल्स क्या है बैरियर्स जो डेमोक्रेसी को कम कर रहे हैं। इसी का एक छोटा सा टॉपिक और है, रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म, क्षेत्रवाद और भाषावाद। क्या है ये, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखिए, हमारी कंट्री बड़ी डाइवर्स है। इसमें अलग अलग टाइप की कल्चर है, लैंग्वेज के लोग बोलते हैं। जैसे नॉर्थ में हिंदी बोलते हैं, फिर उड़िया आ जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमीज, संथाली, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, है ना। अलग अलग मतलब बड़ी डाइवर्सिटी है कंट्री में, ठीक है ना। तो क्या था, आजादी से पहले पूरा भारत एक था। अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सबने, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ी। तब कोई मतलब नहीं था कौन हिंदू है, मुसलमान है, या फिर कौन पंजाबी है या राजस्थानी है या तेलुगु वाले हैं, तमिल हैं, द्रविड़ हैं, मराठी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार देश आजाद करना था, सबने मिलकर देश आजाद करवा लिया। लेकिन उसके बाद दिक्कत आई। देखो क्या था कि जब अंग्रेज यहां पर थे, ब्रिटिश यहां पर थे, तो ब्रिटिश ने दबाकर एक एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हमारा किया था। देश में जो कुछ था सब लूट कर ले गए ब्रिटिश, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब देश बिल्कुल कंगाल हो गया था उस वक्त भी। जब देश आजाद हो गया तो देश लगभग 571 प्रिंसली स्टेट्स में था, जिनको रीऑर्गेनाइज किया हमारे लीडर्स ने, हमारे पटेल जी ने, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। अब बात था इसके डेवलपमेंट की थी, बात थी इनके रीऑर्गेनाइजेशन की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, और बात थी इनके नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो जैसे पानी है, नदियां हैं, हमारी रिवर्स हैं, हमारी माइंस हैं, हमारे जंगल्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात थी, वो हो गया। तो हुआ क्या, पहले तो मकसद था अभी कैसे ना कैसे आजादी लें, आजादी मिल गई। उसके बाद था सेटल होना, डेवलप होना, ये बात था, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आई, देखिए क्या था। लगभग 571 571 प्रिंसली स्टेट्स थी, अंग्रेजों ने दबाकर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन किया। उसके बाद जो स्टेट्स थी उनके पास कुछ खास बचा नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनमें बड़ी डायवर्सिटी थी। इनमें क्या थी, बड़ी बड़ी डायवर्सिटी थी। डायवर्सिटी थी रीजन की, डायवर्सिटी थी लैंग्वेज की, डायवर्सिटी थी कल्चर की, ठीक है। अब सब एक तो हो गए हैं। डायवर्सिटी थी कास्ट की, डायवर्सिटी थी रिलीजन की। अब सब एक तो हो गए हैं, लेकिन सभी को अपने अपने हक चाहिए। देखो, जब अपने हक की बात आती तो देशभक्ति दिखती नहीं थी, लेकिन इनमें देशभक्ति भी लानी थी। तो हुआ क्या, जरूरी था कि ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे हर किसी का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन उसके बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, एक तो आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, उसके अलावा जो बड़ी दिक्कत आ रही थी वो ये दो की आ रही थी, रीजनलिज्म और लिंगुइज्म। ये ज्यादा बड़ी है रीजनलिज्म की, ठीक है ना। ये आपने कभी सुना भी होगा। ये क्या थी, देखिए, नए स्टेट बनाए, उन स्टेट की बाउंड्रीज कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये बाउंड्रीज मल्टी लिंगुअल भी हो सकती हैं और मल्टी कल्चरल भी हो सकती हैं, ठीक है।
लेकिन इसके बाद क्या था, हर किसी की डेवलपमेंट करनी थी, तो कुछ ऐसे स्टेट बन गए जिनको लग रहा था कि हमारी कदर नहीं हो रही है, हमें रीजन में वो मेजोरिटी नहीं, इसलिए हमारी बात नहीं मानी जा रही है, यूनियन तक, सेंटर तक हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो उस टाइम में क्या, उस टाइम की क्या अप्रोचेस थी, देखो पहले अपने पढ़ते हैं कि उस टाइम में अप्रोच क्या थी। जब देश आजाद हुआ, अलग अलग एरिया से अलग अलग अप्रोच आ रही थी। उस टाइम की जो एडॉक अप्रोचेस क्या थी, देखिए एडहोक, ये वर्ड आपने सुना होगा, तदर्थ उस वक्त की, उस टाइम के हिसाब से क्या अप्रोचेस थी, ये पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बड़ी अप्रोच थी, वो थी डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखो आजादी के वक्त 14 स्टेट्स थे, ये बने थे 571 प्रिंसली स्टेट से। इससे ये बने हैं, तो नए रीऑर्गेनाइजेशन होना है स्टेट्स का, सबसे बड़ी डिमांड तो यही थी, ठीक है। इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नई बात आई थी वो थी नए स्टेट, इन्हीं से नए स्टेट बने, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बने, इसकी भी डिमांड आ रही थी। और क्या डिमांड आ रही थी, आपने पढ़ा था कि हमारी कंट्री फेडरल है, सभी स्टेट आपस में मिले हैं, जिससे एक यूनियन जिसको बोल दिया गया, उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही थी। अब सभी स्टेट का मन था कि हम रहें तो इंडिया में, यूनियन के रूप में रहें, एक पार्ट बनकर इंडिया का, लेकिन पावर ज्यादा मिले। तो यही थी कि डिमांड ऑफ मोर पावर, डिमांड ऑफ मोर पावर, मोर शेयर, मोर शेयर ऑफ पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर मिले हर स्टेट का है, ये मानना था। और वो पावर रहे इंडिया में रहकर, विद इन यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया में रहकर ही इनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, ये इनकी एक डिमांड थी। और क्या डिमांड थी, अगली डिमांड क्या थी, डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इस स्टेट में रिवर्स हैं, जंगल्स हैं, ये वहां की आत्मा है, वहां की सोल है। रिवर में पानी है, जहां पर वहां पर सब कुछ होगा। तो इसकी बड़ी डिमांड थी कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए। हर स्टेट चाहता था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है, पंजाब चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, राजस्थान होता है कि मुझे पानी मिले, उधर साउथ में भी वो कावेरी, आपने सुना का डिस्प्यूट, उनको चाहिए था कि कर्नाटक बोलता है मुझे पानी मिले, तमिलनाडु बोलता है मुझे पानी मिले। तो हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन चाहिए, शेयर चाहिए पावर का। और क्या चाहिए, बाकी ये बात है पैसे पे आती है, डिमांड ऑफ मोर फाइनेंशियली सपोर्ट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से, देखो सेंटर क्या है, स्टेट को चलाने के लिए पैसे देता है, तो इनका मन था कि सेंटर हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे, जिससे हम ग्रोथ कर सके। और लास्ट, डिमांड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। तो क्या कह रहे थे भाई, उस वक्त कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी और देश की हेड, तो इनका मानना था, इनका कहना था कि हर स्टेट के अपने लोकल लीडर्स हों, अपना उनका पॉलिटिकल करियर हो, अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, अपनी उनका राजनीतिक अस्तित्व हो, ये बात थी। ये सब चीजें तब मांग उठ रही थी जब देश आजाद हुआ, नए स्टेट बनाए, नए स्टेट बनाए, स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट्स को ज्यादा पावर मिले, ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा रिसोर्सेज मिले, ठीक है, और उनके अपने लीडर हों उनकी आवाज उठाने के लिए। तो ये सब मांगे थी। तो इनके हिसाब से एक नई चीज बनी, उसका नाम था रीजनलिज्म। अब ये क्या था अपने देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, रीजनलिज्म का। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है,
देखिए क्या मतलब है। रीजनलिज्म का क्या मतलब है, देखो एक होता है ना रीजन। रीजन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे इंडिया है, इसका ये पर्टिकुलर एरिया, इसकी तमिलनाडु है, ये इसका एक रीजन है। अब रीजनलिज्म मतलब वहां के होके का रहना। जैसे क्या है, जैसे मान राजस्थान है, अब हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आए कि यार हिंदुस्तान तो तरक्की करे ठीक है, लेकिन हमारा स्टेट तरक्की करना चाहिए। वैसे बिहार वालों के मन में आए यार ठीक है हिंदुस्तान ठीक है तरक्की कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यार अपना बिहार ज्यादा तरक्की करना चाहिए, ठीक है ना, अपने बिहार के लोगों को आगे लाना है। ऐसा जब आता है ना मन में, ये नहीं बोल रहे अपने हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, अपने बिहार के लोगों को आगे लाना है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आगे लेके जाना है। यार राजस्थान वाले कहें ठीक है राजस्थान तरक्की करे, लेकिन अपने गंगानगर वालों को आगे लेके जाना है, अपने जयपुर वालों को आगे लेकर जाना है। ये जो अंदर भावना है ना, इसे बोलते हैं रीजनलिज्म। भी ठीक है तरक्की करना, लेकिन अपने एरिया से ज्यादा प्यार करना। ये नहीं अपने एरिया से प्यार मत करो, करो वहां की देशभक्ति आपके मन में हो, लेकिन पूरी कंट्री को प्रेफरेंस पहले देनी है, ये अच्छी बात होती है, ये देशभक्ति है। तो अपने रीजन को आगे लेके आना, उसके लिए सारे काम करना, ये है रीजनलिज्म, ठीक है ना। जैसे ना मान लो कोई आदमी है, कोई लीडर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री है, ठीक है, वो मंत्री तो पूरे देश का होता है मिनिस्टर, लेकिन वो जिस जगह का एमपी है वहां पर ज्यादा काम करे। जैसे मान लो पीयूष गोयल हैं, हमारे रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, तो वो जिस जगह से हैं, जिस स्टेट से हैं, वो उस स्टेट में ज्यादा गाड़ियां भेज दें, उस स्टेट में ज्यादा रेलगाड़ियां चला दें, ज्यादा पुल बना दें, वहां पर ज्यादा स्टेशन बना दें, तो ये क्या होगा, वो अपने स्टेट से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वहां पर आएगा रीजनलिज्म। लेकिन ऐसा है नहीं, अब ऐसा कई जगह है भी है, उनके मन में नहीं ऐसा। अपन अब देखेंगे क्या होता है रीजनलिज्म। अब ये रीजनलिज्म आया क्यों, अपने ये देखते हैं कॉज ऑफ रीजनलिज्म। देखिए रीजनलिज्म पैदा हुआ, क्षेत्रवाद पैदा हुआ, इसका कारण क्या था। सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, उनका कई जगह तो डिफरेंट और कई जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जैसे नदियां, रिवर्स की बात करते हैं, पंजाब के पास रिवर्स हैं, हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा, तो लड़ाई हो गई। तब लगता है कि यार हमें अलग जगह मिलनी चाहिए, हमें अलग दर्जा मिलना चाहिए, अलग हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ रहकर तो हम वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम हमारे एक पर्टिकुलर एरिया की एक अलग डिमांड है। जैसे बोल दिया कि मान लो पहले क्या पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था, जैसे ये मान लो पंजाब है, ये हरियाणा है, पहले इकट्ठा ही एक स्टेट था। अब इधर वाले लोग बोलते हैं ना भाई इधर तो नहरें नूरे हैं, नदियां हैं, हम तो इनके साथ रखे पिस रहे हैं। कहने को है भी पंजाब में पानी है, लेकिन पंजाब का जो ये एरिया जो आज के टाइम हरियाणा है, इसको तो कुछ मिल नहीं रहा। तो हम लोगों के लिए तो हमारे अलग निगहबान होने चाहिए जो हमारी बात माने, हमारे लिए तो अलग की पॉलिटिक्स चाहिए, हमारे लिए अलग रिसोर्सेज चाहिए। अब कहने को पंजाब तरक्की कर रहा है, लेकिन पंजाब का यही पार्ट तरक्की कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा ना। इसको देखा जाए तो ये तो बड़ा पेशेंट रहा है ना। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कहीं के डिफरेंट, कहीं के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं कहीं तो डिफरेंट और कहीं कहीं कम हो गया। यही बात है, लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है, मान लो ये देखो ये पंजाब था पूरा पहले, अब पंजाब को क्या है, 3 बड़ी नदियां मिली हुई है, बड़े चावल वगैरह भी हो रहे हैं, यहाँ पर इतना पानी है, लेकिन हरियाणा को पानी मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना,
तो इस पर्टिकुलर रीजन में भी एक रीजनलिज्म आ जाएगा ना कि हमें भी आगे उठाओ। तो ये भी एक कारण है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी कमी है। दूसरा क्या है, अनइक्वल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। अनइक्वल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने किसी जगह तो पैसे बहुत लगा दिए, डेवलपमेंट बहुत कर दी, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां पर सब कुछ है। एक जगह है छत्तीसगढ़, वहां पर जंगल है, नक्सल आ गया, वहां पर बड़ी दिक्कत आ गई है, ठीक है ना। तो इसका कारण भी रीजनलिज्म आगे आ रहा है। जैसे बिहार था, जैसे मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के अंदर से कौन सा स्टेट निकला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, सॉरी। अब यहां पर पैसे लग रहे हैं, बजट आ रहा है, यहां पर डेवलपमेंट के लिए बड़ा फंड भी आ रहा है, लेकिन वो फंड इतनी जगह में तो लग रहा है ठीक, यहां पर वो नहीं लग रहा। तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। अब ये कहेंगे कि हमें तो अलग चाहिए ताकि हमें भी एक स्टेट मांगना कुछ पैसे मिले। अब जितने भी पैसे आ रहे हैं वो तो यहीं लगा रहे हैं, यहां तो कुछ लगा नहीं रहे हैं। तो एक जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर कम लगा रहे हैं, मतलब कुछ तो लगा रहे हैं लेकिन कम लगा रहे हैं। तो ये कहते हैं अगर हम अलग होंगे तो एक हमें अलग रिसोर्सेज मिलेंगे। एक ये कारण है रीजनलिज्म का। एक कारण है कल्चरल डाइवर्सिटी, कि कहीं की कल्चर अलग है, कहीं की कल्चर अलग है। पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, ठीक है ना। झारखंड की अलग कल्चर है, बिहार की अलग थी, तो बोले हमने अलग होना है। उत्तराखंड की अलग थी, यूपी की अलग थी। तो कल्चर के हिसाब से भी हम अलग हैं, हम अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें अलग रीजन चाहिए। और भी क्या है, और लैंग्वेज की, ये तो बड़ी कॉमन थी। जैसे साउथ में 2 स्टेट्स थे और एक स्टेट था उसका नाम था मद्रास। आपको 3 एग्जांपल दूंगा मैं। एक तो नॉर्थ में स्टेट था जिसको बोल दिया पंजाब, एक था इधर इसको बोलती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक साउथ में था उसको बोल दिया था मद्रास। अब मद्रास में आधे लोग बोले, हम कहते हैं हम तो बोलते हैं तमिल, आधे लोग कहते हैं हम बोलते हैं तेलुगु। बॉम्बे में नीचे वाले कहते हैं हम तो बोलते हैं मराठी, ऊपर वाले बोले हम तो बोलते हैं गुजराती। पंजाब में इधर वाले बोले हम तो बोलते हैं पंजाबी। ये हरियाणा वाले बोलते हैं हम तो हरियाणी है भाई साहब, हम बोलेंगे हिंदी या हरियाणवी। ओके, ऐसा आ गया। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी अलग अलग रीजन बन जाते हैं। ये कुछ कारण थे इनके, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब इससे होता क्या है, दिक्कत क्या आती है इसकी। देखो, डिफिकल्टीज विद नैरो थिंकिंग ऑफ रीजनल अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच से दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो तो है देश की एकता की। चैलेंजेस टू इंटीग्रिटी। अब देश की एक एकता है, एक यूनिटी है। अब कोई कहे मैं अलग रहना, मैंने अलग चाहिए, मुझे अलग चाहिए। अब परिवार के सदस्य सारे इकट्ठे रहे तो ठीक है, हर सदस्य कहेंगे मुझे तो ये अलग चाहिए, मुझे अलग पैसे चाहिए, मुझे अलग चाहिए, तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक वो प्रेम है, जो एक भाईचारा है, एक जो इंटीग्रिटी है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक क्या है, इससे क्या है, जो स्टेट्स हैं वो नए स्टेट बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अब वो कह रहा है कि साउथ वाले कह रहे हैं भी ये तो अलग हो गए, इन 2 में लड़िएगा तो हमें भी अलग करो, ऐसे तो सारे अलग हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो जो टिकड़े, ये जो अप्रोच है रीजनलिज्म वाली, तो हर रीजन, हर कम्युनिटी के लोग अगर अपना अलग रीजन, अलग स्टेट मांगेंगे तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, छोटे छोटे स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है। और क्या है, एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ सन ऑफ सोइल, धरती पुत्र, मिट्टी का पुत्र। अब जैसे राजस्थान वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमारी माटी के लिए काम करेंगे,
हम हमारे राजस्थान की धरती के लिए काम करेंगे। तो जब ये बात कहते हैं तो एक तरीके से ऐसा नहीं हो रहा कि वो जो देश को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो एक जो देशभक्ति की भावना है, एक जो पैट्रियटिज्म है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है ना। सन ऑफ सोइल ठीक है, अच्छा है, अपनी धरती को मानो, अपने स्टेट को मानो, लेकिन इसके लिए ये नहीं देश को भूल जाएं, ये चीज गलत हो रही है। एक और क्या हो रहा है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो बहुत बढ़ रही है इसकी। ठीक है ना। इससे और क्या हो रहा है, इससे एक नई चीज आ रही है, वो आ रही है चैलेंज आ रहा है, चैलेंजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट के लिए दंगे होते हैं, तो इससे क्या होता है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं और उस जगह पर बड़ी अनार्की होती है, अराजकता हो जाती है, अनार्की वहां पर फैल जाती है। तो ये चीजें हैं जो रीजनल चीजों की मांग से उठती हैं। ठीक है। अब इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, रिजोल्व कैसे कर सकते हैं इसको। इस प्रॉब्लम को अपने रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल नेशनल पॉलिसी। एक देश की पॉलिसी होनी चाहिए अच्छी सी, जिससे काम चले। बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने देश के सभी लोगों को कैसे ऊपर उठाना है, एक सस्टेनेबल नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, हर देश में जो बेसिक, या बोल दो कि परमानेंट, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं ना, एजुकेशन के लिए हैं, या फिर जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं केयर के लिए, पार्क्स हैं। ठीक है। ये जो बेसिक और परमानेंट चीजें हैं ये हर स्टेट में बनानी चाहिए, ताकि किसी स्टेट को ये ना लगे कि हम पीछे रह रहे हैं। भी दिल्ली में तो बड़े पार्क पूर्क सड़कें अच्छी हैं और हमारे गांव में कच्ची सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है, पार्क पूर्क भाई नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह अच्छी डेवलपमेंट होगी, हर जगह बेसिक और परमानेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा, तो ये चीज नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, जैसे इनिशियल स्पेशल प्रोग्राम, अलग अलग चीजों, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाने जरूरी हैं। जैसे कुछ चल भी रहे हैं, जैसे डीपीएपी, कुछ जरूरी प्रोग्राम चल भी रहे हैं। जैसे डीपीएपी का मतलब क्या है, डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम, वो एरिया, सॉरी ड्रफ प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो एरिया जहां पर ज्यादा सूखा है, बरसात नहीं है, नदियां नहीं है, रिवर्स नहीं है, उस जगह पर भी पानी पहुंचाना है, वहां के लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए कुआं खोदना है। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। या फिर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी, जहां पर रेगिस्तान है, जैसे अपने राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, वहां का डेजर्ट है, तो उस डेजर्ट में भी लोगों की लाइफ अच्छी हो, वहां पर भी पानी पहुंचे ना, जैसे इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब पंजाब वाले कह रहे हमें तो भेजा नहीं इंदिरा गांधी, उनकी नदियां हैं भाई, उनको जरूरत नहीं है। राजस्थान में पानी नहीं था तो एक इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट लाया गया, इंदिरा गांधी नहर वाला। तो ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि वहां के सभी का इक्वल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ऐसे प्रोग्राम। इसके अलावा और भी जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम है जो इनके डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छे से चलाने के लिए छोटे स्टेट भी बनाए जा रहे हैं। छोटे स्टेट इसलिए बना रहे हैं ताकि वहां के प्रशासन का, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का उन पर अच्छी तरह से कंट्रोल रहे। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, जो कंट्री का जो कल्चरल इंटीग्रेशन उसको बढ़ा रहे हैं। सभी जो कल्चरल है, जो देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है,
ठीक है, या जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना। भी किसी के पास कोई कल्चर है, किसी के पास कोई कल्चर है, तो अपनी कल्चर अच्छी है ठीक है, लेकिन बाकी सभी का भी रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करेंगे तो सभी एक साथ चलेंगे। अब कहेगा तेरी अलग है, मेरी अलग है, ऐसे अलग है, तो एक हीन भावना आएगी। कहेगी हाँ भाई सारों की अच्छी है, सबकी बड़ी है, और देश में सभी की होनी चाहिए। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे तो देश रहेगा इंटीग्रेटेड। तो ये था रीजनलिज्म। अब अगली जो बात है वो है लैंग्वेलिज्म। ये छोटा सा टॉपिक है, ये इतना ज्यादा नहीं है लेकिन इतना है, थोड़ा सा है। तो क्या है, हमारे देश में लगभग 1600 लैंग्वेज है, छोटी बड़ी 1600 लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज सब लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को दिया गया है, लिखा गया, ठीक है ना। तो आजादी के बाद से ही मांग उठी थी कि देश में एक ऐसी लैंग्वेज हो जो सभी के लिए हो। पहले वो थी इंग्लिश, बाद में कह दिया गया कि एक हिंदी भी ऐड करेंगे। तो आर्टिकल 343 में हिंदी को ऐड किया गया था। उसके बाद क्या था कि जो साउथ वाले स्टेट हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, जैसे तमिल, तेलुगु ना, इनको लगता था कि ये तो काम गलत है, हमारे पर जबरदस्ती हिंदी इंपोज की जा रही है, थोपी जा रही है, हमने नहीं सीखनी है। तो एक इसके लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया, बस यही एक इंपॉर्टेंट है। एक आया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें बताया गया कि किसी भी स्टेट में कोई एग्जाम लेना है या गवर्नमेंट का कोई काम करना है तो वो 3 लैंग्वेज में होगा। कौन कौन सी? एक तो होगा इंग्लिश में, एक होगा वो हिंदी में, एक वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है, एक ही काम उसमें होगा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आई थी हमारी सरकार। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था बीजी खेर कमेटी। नाम याद रखना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीजी खेर कमेटी। ये कमेटी बनी थी 1955 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। इसने बताया था अभी कैसे अपने इस चीज में रिफॉर्म कर सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना। अब साउथ में क्या है, हिंदी के विरोध में बड़े ही आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उनको इम्पोज की जा रही है, लेकिन उनको विश्वास दिलाया गया है कि हम हिंदी को आप पर इम्पोज नहीं करेंगे। हिंदी हमारे देश की लैंग्वेज है, इसको मेजोरिटी जानती है, तो हिंदी को ही अपने प्रमोट करना चाहिए। अब इन बाकी लैंग्वेज जो हमारे देश की हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, तो सभी को प्रमोट करना है। तो इसको प्रमोट करने का सबसे बड़ी तरीका है टूरिज्म को प्रमोट करके, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज वाली बात इतनी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन फिर भी है। तो इस टाइप से ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें बैरियर्स हैं, लेकिन ज्यादा रीजनलिज्म है, ठीक है। तो अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे जो टेररिस्ट है या जो पॉलिटिक्स में करप्शन है, क्राइम है, वो कैसे बैरियर्स हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, थैंक यू।